अगली वक्ता है सुश्री प्रज्ञा मोहंती, जिन्हें सामाजिक विकास के क्षेत्र में लगभग 30 वर्षों का अनुभव है। जी हाँ, 30 वर्षों का। विशेष रूप से लैंगिक समानता, सामाजिक समावेश और महिला अधिकारों के विषय में वे काम करती है। वे लैंगिक समानता और समावेश पर एक अनुभवी प्रशिक्षक भी है, जिसमें लैंगिक समावेशी कार्यक्रम योजना, कार्यस्थल सुरक्षा और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा जैसे विषय शामिल है। और उन्होंने भारत भर में दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक तथा महिला समुदायों के साथ काम करने वाले सिविल सोसाइटी संगठनों के साथ व्यापक रूप से कार्य किया है। वर्तमान में वे एक महिला संगठन की प्रमुख है और दिल्ली में वो रहती है। हम सुश्री प्रज्ञा मोहंती को नारी गरिमा विषय पर बोलने के लिए आमंत्रित करते हैं। सभी को नमस्कार। और क्योंकि और ईश्वर का धन्यवाद करना चाहूंगी इस कार्यक्रम में मुझे शामिल होने का मौका दिया। आज क्योंकि समय बहुत सीमित है हमारे पास, तो सीधा विषय पर आएंगे। और जो शीर्षक आज मुझे दिया गया है बात करने के लिए, आप सबके सामने कुछ मेरे सोच और विचार रखने के लिए, वो है महिलाओं की गरिमा। और ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, ना सिर्फ महिलाओं के लिए, लेकिन जब हम पूरे समाज को देखते हैं, चाहे हम किसी भी आइडेंटिटी के हो, किसी भी पहचान के हो, अगर हम पूरे समाज के सुधार की बात करते हैं, एक प्रोग्रेसिव समाज की बात करते हैं, तो वहां महिलाओं का न्याय, महिलाओं का समानता होना भी उतना ही जरूरी है। और आज खास करके विशेषकर हम नारी आंदोलन के इतिहास के 3 बहुत ही उल्लेखनीय उदाहरणों को याद करेंगे। और इन 3 मुद्दे जो हैं, जिनके बारे में हम बहुत संक्षेप में बात करेंगे, वो महिला की गरिमा को और महिला की समानता को और सम्मान को समाज में पुनः स्थापित करने में, मैं पुनः स्थापित इसलिए कहती हूँ क्योंकि हमेशा से महिला का गरिमा रहा है, लेकिन अलग अलग समय पर उसका हनन होता है और हम कोशिश करते हैं कि हम उस स्पेस को ले सके और उसको पुनः स्थापित कर पाए। और उसको पुनः स्थापित करने में बहुत ही अहम भूमिका रहा है। और क्योंकि बहुत संक्षेप में बात करेंगे, मेरी गुजारिश है ऑर्गेनाइजर से, जो पीपीटी बना है, जो बैकग्राउंड नोट है, वो अगर पार्टिसिपेंट से शेयर कर दिया जाएगा, तो मेरे ख्याल से अगर आगे बात बढ़ाना है या अपनी समझ को और बेहतर करना है जानकारी को, तो वो मददगार रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे अपर क्लॉथ मूवमेंट के बारे में। हम सब में से बहुत लोग जानते होंगे इसके बारे में। अपर क्लॉथ मूवमेंट यानी कि हम बात कर रहे हैं ऊपरी वस्त्र आंदोलन। और ये बात 19वीं सदी की शुरुआत के दौर का है। लगभग हम 19वीं सदी की बात कर रहे हैं। और उस समय एक ऐसा पाबंदी था कि दक्षिण भारत के कुछ, या दक्षिण उस समय जो भी भारत या जो भी था, दक्षिण प्रांत में ये एक प्रचलन था कि महिलाएं जो है, और खास करके निचले जाति के माने जाने वाले, और निचले जाति के माने जाने वाले इसलिए भी कहना बहुत जरूरी है कि जब हम उनको निचले जाति के कहेंगे, कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि जाति व्यवस्था है, कास्ट सिस्टम है। अगर हम उसको नकारते हैं, स्वीकार करते हैं, तो इस तरह से संबोधन करना मैं प्रेफर करती हूँ कि जो जिनको हम मानते थे कि वो निचले जाति के, उस समुदाय के जो महिलाएं हैं, वो सार्वजनिक स्थान पर अपने शरीर के जो ऊपर का हिस्सा है उसको ढक नहीं सकते, उस पे वस्त्र नहीं पहन सकते, उसको उन्हें खुला बाहर आना पड़ेगा। मतलब ये हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये एक जो व्यवस्था या प्रथा था, जो भी हम इसको कहे, या पाबंदी था, कि कितना शर्मनाक और जिल्लत भरा रहा होगा महिलाओं के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि जब बिना ढके, मान लो कोई इसको नहीं कर पाता था और कोई महिला अगर पोशाक पहन लेती थी, ढककर सामने आती थी, तो उसको टैक्स देना पड़ता था, ब्रेस्ट टैग यानी स्तन का कर देना पड़ता था। और वो कर कैसा निर्धारित होता था? उसके ब्रेस्ट के साइज पर, उसके स्तन का साइज क्या है, उसके ऊपर उसका कर भी निर्णय होता था। और जब इतनी बड़ी जिल्लत और इतनी शर्मिंदगी सहन नहीं कर पाए और नाडर समुदाय के महिलाएं जब एकत्रित हुए और इसके खिलाफ आवाज उठाया, तो उसके अलग तरीके के हिंसा उनके साथ भी होने लगे। और जब एक तरह से हम देखते हैं कि एक तरफ इस तरह के की हिंसा हो रहा था, प्रताड़न हो रहा था, उसी समय कुछ सामाजिक सुधारक भी थे
जैसे कि ईशा की चिन्नती, बिशप रॉबर्ट और कॉर्नेल मुनरो की भी हम बात करते हैं, जो कि ब्रिटिश राज के कॉर्नेल थे। तो उनकी अगुवाई में, उनके नेतृत्व में जो एक संघर्ष शुरू हुआ और लगभग 50 साल के संघर्ष के बाद एक ऑफिशियल औपचारिक घोषणा पत्र हुआ, जिसके द्वारा इस पर प्रतिबंधित लगा कि महिलाएं भी कपड़े पहनेंगे। और इसी बीच में जो महिलाएं क्रिश्चियनिटी भी अपना लेते थे, ईसाई धर्म फॉलो करने लगते थे, वो जब इस तरह का प्रथा को फॉलो करना बंद किए तो चर्च के ऊपर भी हिंसा हुआ था। तो इस तरीके के तमाम हिंसा और आंदोलन के बाद 50 साल बाद इस व्यवस्था पे जाकर कहीं रोक लग पाया। और जब हमारे देश के दक्षिण हिस्से में इस तरह के संघर्ष हो रहा था, देश के दूसरे हिस्सों में अगर हम देखें, महिलाएं जीने के अधिकार को लेकर लड़ रहे थे। तो मैं बात कर रही हूं अभी सती प्रथा के बारे में, जो कि हमारा दूसरा एक उदाहरण है। अगर महिला का मृत्यु अगर महिला से पहले उसके पति का मृत्यु हो जाता है, देहांत हो जाता है, तो महिला का जीने का कोई अधिकार नहीं है, उसको भी मरना पड़ेगा। और कैसे? अपनी पति के चिता में जिंदा जलकर। तो इसके पीछे जो सोच है कि ये व्यवस्था कहाँ से आया होगा, ये प्रथा कहाँ से आया होगा, तो कहीं ना कहीं महिला की अस्तित्व, महिला की पहचान का सवाल है यहाँ पर। क्योंकि महिला को, औरत को पुरुष के बिना कुछ भी नहीं माना जाता था, खास करके पति के बिना। जब तक पति जिंदा है आप हैं, जब जिंदा नहीं है तो आपका अधिकार जीने का भी नहीं है, आप सुरक्षित नहीं है, आपके ऊपर नियंत्रण। तो ये तमाम मुद्दे की वजह से इतना ज्यादा घृणा, अमानवीय और हिंसक व्यवस्था भी कहीं समाज में था। तो जब एक तरफ इस तरह का अमानवीयता था, उसी तरफ हम ये भी देखते हैं कि विलियम केरी, पंडिता रमाबाई, राजा राममोहन राय, हैना मार्शमैन जैसे समाज सुधारक भी थे, जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाया, इसके ऊपर, इसके विरुद्ध कानून लाने की कोशिश की। और लगभग 30 साल की साहस और संघर्ष के बाद हम देखते हैं कि 1829 में, यानी कि 1829 में पहला कानून बंगाल में इसके खिलाफ बना। फिर हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे देवदासी प्रथा के बारे में, जो कि एक दूसरा हमारा मुद्दा है। तो देवदासी प्रथा की जब हम बात करते हैं, हम देखते हैं कि उपेक्षित एवं वंचित समुदाय के छोटी लड़कियों के साथ शारीरिक और यौनिक शोषण एक बहुत व्यवस्थित तरीके से और सामाजिक स्वीकृति के साथ और परिवार के स्वीकृति के साथ, मतलब हिंसा को भी, जो एक गैर कानूनी मुद्दा है, जो गैर कानूनी है, उसको भी धर्म के नाम पर, कभी संस्कृति के नाम पर, कभी राजनीति के नाम पर, कभी नियंत्रण के नाम पर, अलग अलग तरह से समुदाय के ढांचा के अंदर हम ऐसा व्यवस्था बनाया जाता है कि गैर कानूनी चीज को भी हम सबके सामने खुले आम महिलाओं के साथ हिंसा करते हैं। और इसके समाज का भी स्वीकृति रहता है, परिवार वालों की भी स्वीकृति होता है। छोटी लड़कियों को पूजा स्थल पर डेडिकेट कर दिया जाता था कि ईश्वर की सेवा में। और जब हम ईश्वर की सेवा करते हैं, ईश्वर तो नहीं है, लेकिन उस मंदिर को चलाने वाले जो पुरुष हैं, उनकी सेवा। और उस सेवा का फिर कोई सीमा नहीं है, उनसे कुछ भी कराया जाता था, इंक्लूडिंग योर शारीरिक शोषण, या जो कि सीधे सीधा अगर हम परिभाषा उसका देखा जाए तो वो बलात्कार ही होता था, वो भी छोटी बच्चियों का। सो दलित एवं आदिवासी समुदाय के जो लड़कियों को बचाने में पंडिता रमाबाई, एमी कारमाइकल, मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी और मुवालूर अम्मल जैसे महिलाएं वो आगे आए थे। और इनमें से तो जो बहुत संघर्षकारी थे, उनमें से बहुत सारी महिलाएं खुद स्वयं देवदासी थे। उन्होंने इस प्रथा के खिलाफ आवाज उठाया, किस तरह से कानून ला सकते हैं, संगठित हुए, महिलाएं कैसे दूसरे काम करके आत्मनिर्भर कर सके, छोटी लड़कियों को बचाने के लिए जो परिवार में वापस नहीं जा सकते, उनके लिए जो शेल्टर होम्स या आश्रम की जरूरत है, उस तरीके का जगह बनाना, उस तरीके के सारे काम भी होते रहे, संघर्ष भी होते रहे। और जाकर उस समय जब हमारा देश आजाद हो रहा था, उस समय की बात थी 1947, उस समय इसके खिलाफ पहला कानून बना था,
जो मद्रास एक्ट के नाम पे भी जाना जाता है। लेकिन अगर हम देखेंगे कि आज भी कहीं-कहीं मीडिया कवरेज में भले ये गैर कानूनी है, कानून बन गया है इसको अबॉलिश करने के लिए, इसका उन्मूलन के लिए, लेकिन आज भी कहीं न कहीं बहुत बार मीडिया कवरेज में हम छोटी-छोटी कहानियाँ सुनते हैं अलग-अलग प्रांतों में, या जो सोशल एनजीओज़ में काम करते हैं, सिविल सोसाइटी में काम करते हैं, जब हम बहुत छोटी जगहों में जाते हैं, वहाँ हम इस तरीके का कहानी, इस तरीके के किस्से सुनते हैं कि वो आज भी मौजूद है। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में उसका प्रचलन भी अ, हो रहा है। इसके साथ-साथ हम ये भी देखते हैं कि अगर जाति व्यवस्था को देखें, हमारे देश के बहुत सारे प्रांतों में ख़ास करके कुछ समुदाय हैं जो नट है, बाचड़ा है, बेरिया है, वेस्टर्न साइड में, सेंट्रल इंडिया में, जहाँ की जाति आधारित प्रोस्टिट्यूशन भी आज भी प्रचलित है, देह व्यापार प्रचलित है, उनको फ़ोर्स किया जाता है। परिवार के लोग, मतलब जाति का स्वीकृत भी है, परिवार की भी स्वीकृत है और आपको उसमें धकेला जाता है। तो और जैसे-जैसे ये मुद्दे हैं, जैसे मैं बात करती हूँ कि अगर हम अभी इन 3 मुद्दों के बारे में बात की, लेकिन अगर देखा जाए तो अलग-अलग समय पर पूरी महिला आंदोलन के इतिहास को अगर हम देखते हैं, तो अलग-अलग समय पर किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरह का गरिमा का हनन होता है। तो इन 3 मुद्दों के खिलाफ हमने कानून बना दिया, कहने को उन्हें अबॉलिश कर दिया, लेकिन आज भी हम महिला की गरिमा की बात करते हैं, क्योंकि नए तरीके के हिंसा, नए तरीके के संघर्ष, नए तरीके के मुद्दे हमारे सामने हैं। अगर हम बाल विवाह की बात करें, वो आज भी है। दहेज के लिए महिलाएँ आज भी प्रताड़ित हैं। अ, कार्य क्षेत्र पर यौन हिंसा, पहले महिलाओं काम करने वाले बहुत कम थे। जैसे-जैसे महिलाओं की संख्या कार्य क्षेत्र पर बढ़ा, तो वहाँ पे जो हिंसा होती है, यौनिक हिंसा, वो मामला भी सामने आया है। तो उनका रूप और स्वरूप, घरेलू हिंसा अभी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बलात्कार कहीं भी, कभी भी हो रहा है, पब्लिक स्पेस में, घर में, सब जगह पे। तो इस तरह के महिलाओं का हनन हो रहा है और हम देखते हैं कि साथ-साथ हर तरह के मतलब हर समय के साथ बहुत सारे नए आंदोलनकारी भी आते हैं जो इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि मुद्दे और अ, जो घटनाएँ हैं, उसके साथ जब हम काम करते हैं उसको रोकने के लिए, जो बहुत ज़रूरी है कि इसके पीछे का सोच क्या है? महिलाओं के साथ हिंसा क्यों हो रहा है? पितृसत्तात्मक सोच, सत्ता, नियंत्रण, ये सब बहुत अहम फंडामेंटल बात है, जिनके बारे में बात होना ज़रूरी है। जब हम महिला न्याय की बात करते हैं, जब हम अ, महिला बराबरी के बारे में बात करते हैं, गरिमा के बारे में बात करते हैं, हमको कहीं न कहीं इस सोच के बारे में, जो गैर बराबरी का एक मानसिकता है, उसको खत्म करने के बारे में भी बात करना होगा, उसको हमारे कार्यक्रम में इंक्लूड करना होगा, हमारे जो डिबेट होते हैं, जितने डेलिब्रेशन होते हैं, उसका भी हिस्सा करना पड़ेगा कि कहाँ है, क्या मैं भी तो उस सोच का शिकार नहीं हूँ। और अगर हम बिब्लिकल अंडरस्टैंडिंग को देखें, जब अभी ब्रदर गोल्डी भी बात कर रहे थे कि ईश्वर ने हमें अपने अनुरूप बनाया है, उसने मेरे और आपके बीच में फ़र्क नहीं किया, तो हम ये फ़र्क कहाँ से लाए हैं? जिस बात को ईश्वर ने हमें किया है, सो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बिब्लिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ, सोशल अंडरस्टैंडिंग के साथ गैर बराबरी सोच को एड्रेस करें, पितृसत्तात्मक सोच के बारे में सोचें, पावर और कंट्रोल का समझें, तभी जाकर कहीं ये बदलाव आ पाएगा। और मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। बहुत ही मार्मिक, बहुत ही जानकारीपूर्ण प्रस्तुति और दिखता है तजुर्बा बाजार में नहीं बिकता है, कमाना पड़ता है। बहुत-बहुत शुक्रिया प्रज्ञान जी, बहुत-बहुत शुक्रिया।